नमस्ते भैया, देसी एनालिसिस में आपका स्वागत है। और हाल फिलहाल में हमारे कई सारे व्यूअर्स और कुछ जो हमारे इंडिया में और बिहार के क्षेत्र में, झारखंड के क्षेत्र में जो हमारे कुछ दर्शक हैं, फॉलोअर हैं, उनका कहना है कि आप इधर उधर की बातें मत कीजिए, सीधे मुद्दे पे आइए। और इस पे एक शायर शेर भी है, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता ये कारवां क्यों लुटा। इसका इस टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है। दरअसल में बात है कि उनका कहना है कि आप इस बारे में बताइए कि हम लोग, मतलब वहाँ जो हमारे फॉलोअर्स हैं, हम लोग इंडिया से या बिहार झारखंड से न्यूजीलैंड कैसे आए। मेन मुद्दा ये है। तो इस पे जो है ना, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको चैनल्स में वीडियोस मिल जाएंगे और ज़्यादातर लोग व्यूज़ और सब्सक्राइब को पाने के लिए फेक और झूठी इन्फॉर्मेशन को बताते हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का फ़ैसला किया है कि ताकि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मैं बता सकूं, जो लोग इस मामले में इंटरेस्टेड है। एकदम परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, कोई लाग लपेट नहीं। अगर लाग लपेट मुझे करना होता तो मैं स्क्रिप्ट लिखता और एडिटेड वीडियो बनाता। ये मैं बिल्कुल एक्सट्रीम करता हुआ बोलता चला जा रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन है। और हाल फिलहाल में मुझे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, क्योंकि मैंने कई लोगों को हेल्प भी किया है इमिग्रेशन के मामले में। मतलब जो है, उन्होंने मुझसे पूछा था तो मैंने उनको बताया था, ठीक है। और तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या मेथड है, क्या इसमें प्रोसेस है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनका वो लोग कैसे आ सकते हैं, ये सारी बातें बताऊँगा। लेकिन आपको वीडियो जो है इस पर देखते रहना है एंड तक, और जो बने रहना है। अब इसमें क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपको न्यूजीलैंड आने की इच्छा है, ठीक है, या फिर न्यूजीलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा हो, इन सब देशों में जाने की इच्छा है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है पता है? आपको डंकी मूवी, शाहरुख खान की डंकी मूवी आप ज़रूर देखिए, ठीक है। नहीं, देख लीजिए, OTT प्लेटफॉर्म या कहीं से डाउनलोड करके ज़रूर देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं आपको इलीगल जाने का रास्ता नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं और वहाँ पर सॉल्यूशन क्या है। तो डंकी मूवी में जैसा बताया गया था कि सारे मेथड जो अवेलेबल हैं इन देशों में जाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप का कोई भी देश, अमेरिका या न्यूजीलैंड, वहाँ जाने के लिए सबसे बेहतरीन जो मौका है, बेहतरीन जो रास्ता है, वो अभी भी स्टूडेंट वीज़ा का है। कौन सा वीज़ा? याद रखिएगा, स्टूडेंट वीज़ा। यानी यहाँ पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन करके आपको आना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सेटल होने का रास्ता ढूंढना है। वही सबसे बेहतर तरीका है। इसमें भी कई देश आपके लिए सूटेबल नहीं है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके या ग्रेट ब्रिटेन। आपको जाने से पहले ये ज़रूर पता करना होगा कि किन किन देशों में स्टूडेंट को एंटरटेन करते हैं, और वहाँ पर उसके बाद, उसकी स्टडी के बाद उनको काम करने का अधिकार यानी वर्क राइट्स वो मुहैया कराया जा सकता है, और वो कितने समय के लिए कराया जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आया? अच्छा, उसमें अब कई लोग मुझसे कहेंगे ये तो बहुत ही महंगा टास्क होगा और बहुत सारे ओनली बहुत ही हाई फाई टैलेंटेड लोग, बहुत ज़्यादा तो टैलेंटेड लोग हैं, वही लोग पहुंच पाते होंगे। तो सबसे पहला मिथ मैं दूर कर दूं बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और हिंदी बेल्ट वाले स्टूडेंट्स को के, मतलब लोगों के लिए, कि पंजाब और हरियाणा वालों को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उनको पता है। और मैं वहाँ से आए हुए स्टूडेंट से बात भी कर चुका हूँ, मिलता भी हूँ। 2/3 + 3/2 जो है ना, उनको अगर आप दे दो वो जोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। सिर्फ एक क्वालिटी जो उनके अंदर अच्छी है, अंग्रेजी का जो है एजुकेशन, इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा पे पकड़ होना आपका ज़रूरी है। तो अगर आपका कॉन्वेंट बैकग्राउंड है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल या फिर MP या अन्य किसी भी स्टेट में भी इंग्लिश पे आपका मौजूद पकड़ है, तो आपका 60% जो है ना आपका काम हो गया। क्योंकि इन देशों में आने के लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है IELTS, ठीक है। इंग्लिश का टेस्ट होता है पूरे वर्ल्ड वाइड में। उसमें आपको अच्छे बैंड यानी कि उसमें आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। और ये एग्ज़ाम कितने का होता है? 10 से 15 हज़ार रुपये, ठीक है। इतने 15 हज़ार रुपये में आपका ये टेस्ट हो जाएगा। ऑनलाइन आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। IELTS कब देना है, कहाँ सेंटर पड़ेगा, कितना फीस देना है। किसी एजेंट के पास, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद से ये आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप खुद से IELTS के लिए रजिस्टर नहीं कर सकते हैं
तो आपके लिए इन देशों में आना भी उचित नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट। फिर बेकार है, फिर सोचना भी बेकार है। पंजाब, हरियाणा और आपका गुजरात, यहाँ के लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये लोग अब क्या करते हैं, नीट हुआ, जेई हुआ, यूपीएससी, बीपीएससी, इन सब की तैयारी नहीं करते हैं। 10वीं 12वीं से ही इनको पता है कि हमें बाहर जाना है और वहाँ पे जा कर के सेटल होना है, और वहाँ हमें जो काम मिले, जो भी काम मिले, उस काम को मेहनत से करना है। ठीक है, तो क्योंकि इन देशों में जो मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट होता है, मिनिमम वेजेस का समझ में आया? मिनिमम वेजेस का मतलब है कि मिनिमम सैलरी प्रति घंटे सरकार बोलती है कि फिक्स कर देती है। इससे कम कोई भी व्यक्ति पे नहीं कर सकता है। कोई भी बिजनेस, कोई भी पिज्ज़ा हट वाला, डोमिनोज, या फिर बर्गर किंग, या क्लीनिंग की कंपनी, या कार वॉशिंग की कंपनी, जो भी लेबर वर्क है, कंस्ट्रक्शन साइट का वर्कर है, तो उसको अमूमन 25 से $30, अभी चल रहा है अराउंड $25। ठीक है, इसमें कम बढ़ोतरी और अक्सर बढ़ोतरी सरकार करती रहती है बेस्ड ऑन द पॉलिसी। $25 का मतलब है 25 और 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 गुना 50, यानी कि करीब करीब जो है 1250 रुपया, है ना। 1250 रुपया के अराउंड आपको प्रति घंटे देना ही पड़ेगा, ये यहाँ का लॉ है। और जो पंजाब हरियाणा, अब मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ। अब आपको लगेगा, पहला तो मैंने बताया कि IELTS दैट इज़ कंपलसरी, है ना, वो बहुत ही ज़रूरी है, और आपको IELTS में 7 7.5 का बैंड लाना पड़ेगा। हिंदी मीडियम के छात्रों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए बहुत आसान नहीं है ये बैंड हासिल करना। आपको तैयारी करनी पड़ेगी, कोचिंग करनी पड़ेगी 3 से 4 महीने का, और तब शायद हो सकता है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा टफ रहता है। 6.5 तो आ जाएगा, लेकिन 7 7.5 लाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, पहला मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, कब आना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। 10th के बाद, 12th के बाद, 10th 12th के बाद खासकर बहुत सारे हरियाणा, पंजाब और गुजरात के बच्चे ट्राई करते हैं 12th के बाद, सिर्फ 12th के बाद। 12वीं जब हम नीट और जेई के प्रिपरेशन में लगते हैं, ये लोग न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों और यूरोप के देशों में जाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद आते हैं, कुछ लोग मास्टर्स के बाद आते हैं, कुछ लोग PhD करने भी आते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कब आते हैं, खर्च कितना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्या आपके पास उतना पैसा है? आप सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग ही आ सकते हैं, राइट? यही तो आपके दिमाग में होगा। तो मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो जिनके फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर, और इंडिया में उन लोगों ने कई लोगों से लोन लिया है, और लोन लेकर के उन्होंने वो पैसा इंतज़ाम किया है, और यहाँ से मतलब खर्च करने के बजाय वो उल्टा अपना लोन रीपे कर रहे हैं, और इसके अलावा अपने आप को भी सस्टेन कर रहे हैं। ये प्रोसेस वो तब तक करेंगे जब तक कि उनकी जो है, जब तक वो जॉब में ना आ जाए, प्रॉपर बढ़िया जॉब में, स्टडी उनका कंप्लीट हो जाए और प्रॉपरली वो जॉब में आ जाए, और रेसिडेंसी ना उनका क्लियर हो जाए। रेसिडेंसी के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक तो जो बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं हरियाणा, पंजाब और गुजरात से, वो लोग भी पहुँच जाते हैं। कैसे? लोन लेकर के, कर्जा लेकर के, मार्केट से उठा करके, क्योंकि उनका कहना है ये कैलकुलेटेड रिस्क है। ठीक है, इसमें वो मेहनत, और बहुत मेहनती लोग हैं। मैं अब जब आपको बताऊंगा कि उनकी मेहनत के बारे में, तो आपको बिल्कुल आप चकाचौंध हो जाइएगा, मतलब जो चकरा जाइएगा। 3-3 जॉब वो करते हैं, 3-3 जॉब। ठीक है, बहुत मेहनती लोग होते हैं। 3-3 जॉब करते हैं, यानी कि 6-6 घंटा, 8-8 घंटा के, 6-6 घंटा के, 4-4 घंटा के, 6 जॉब। और इस तरह से वो जो है ना, सोते कब हैं, यूनिवर्सिटी कब करते हैं, ये उनका अपना जो है ना, ये उनका मैटर है। मैंने पूछा भी कि भाई कैसे मैनेज करते हो, मतलब 8 घंटा तो नींद चाहिए ना, 6-7 घंटा। मतलब पाजी करना पड़ेगा, लोन लिया है, बहन की शादी है, घर पे जो है ना कर्जा है, ज़मीन गिरवी रखा है, तो इस बेसिस पे वो आते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं। खर्च कितना है? 25 से 30 लाख रुपया, है ना। इसमें से ज़्यादातर पैसा उनका लोन से वो उठाते हैं, और उसी लोन के अमाउंट को वो फिर यूनिवर्सिटी में देते हैं। और उस यूनिवर्सिटी में, यहाँ यूनिवर्सिटी का जो रूल है, वो एक तो फीस होगा, और यूनिवर्सिटी कुछ पैसा रखवा लेती है, ताकि ऐसा ना हो कि यहाँ आने के बाद आप बोलो कि मेरे पास कुछ अपने लिए खर्च ही नहीं है। तो उसमें से वो पैसा देती भी है उसको हर महीने स्टूडेंट्स को, कि ये है तुम्हारा पर मंथ का खर्च। ठीक है, उस खर्च को भी ये वापस भेज देते हैं।
और अपना इनकम खुद करते हैं, उससे खुद को सस्टेन करते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट के माध्यम से आने का तरीका। कोर्स का कोई लेना देना नहीं होता है कि पिछली बार उस कोर्स को करके उनको फ्यूचर में क्या मिलेगा, क्योंकि जॉब तो उनको ऑड जॉब्स ही करनी है। एडमिशन वो उसी फील्ड में लेते हैं जिसमें एडमिशन इजीली मिल जाता है। अब आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो ऑकलैंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। और वो चाहते भी नहीं है, वो ऐसे जगह लेते हैं जहाँ इजीली आपको एडमिशन मिल जाए। इस एडमिशन के पूरे प्रोसेस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आज के लिए आपको ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में भी मुझे बताइए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगा है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। इसके बाद मैं आपको और फर्दर स्टेप्स डीप 1 बाय 1 बताता चला जाऊँगा। अगर कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा में आने के लिए, क्योंकि मैं न्यूजीलैंड में हूँ तो न्यूजीलैंड का मैं पूरा इन एंड आउट आपको बता सकता हूँ। ये एक मेथड है, स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा दूसरा वर्क वीज़ा का माध्यम, और इसके बाद और भी दूसरे इन्वेस्टर वीज़ा के भी माध्यम, लेकिन वो बाद में, ठीक है। मिलेंगे दोबारा।